स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो असल में न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज के नहीं है। ये न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स जो येलो कलर के बॉक्सेस के अंदर बुक के डिफरेंट पेजेस पर हैं। मैं हर एग्जाम्पल का नंबर और पेज नंबर मेंशन करता रहूँगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 3 है ये। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 जी। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसमें लिखना है जी डाटा, और डाटा को कोशिश करें स्टेटमेंट के साथ साथ ही लिखें। चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶, सो 100 को मैं लिख लूँगा 10⁻² मल्टीप्लाई बाय माइक्रो 10⁻⁻⁶ कूलम। इसको सिंप्लीफाई करें, इट इज़ 10⁻⁻⁴ कूलम। सो Q1 10⁻⁻⁴ कूलम, Q2 50 माइक्रो कूलम, Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम। और 50 माइक्रो कूलम 50 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इसको हम बेहतर करके लिखें 5 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलम। इस एक ज़ीरो को हमने इस पावर के साथ कंपनसेट कर दिया। नेक्स्ट, आर लोकेटेड इन XY प्लेन्स, मतलब XY प्लेन के अंदर ये कहीं पर हैं, तो XY प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हमारे पास आ गया जी Y एक्सिस, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया जी X एक्सिस। ये है पॉइंट ओरिजिन एट ए पोजीशन R1 इज इक्वल टू 3J। अच्छा, अब हमने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी थी, X एक्सिस का यूनिट वेक्टर है I, Y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है J, और Z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है K। तो R1 मतलब वो किसके लिए होगा, Q1 के लिए, और R1 के लिए जो वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 3J। तो R1 3J होने का मतलब ये है कि आप R1 को यहाँ कहीं पर ये कह लें 1, ये 0.2, ये 0.3, और Y एक्सिस है ना, तो यहाँ कहीं पर आएगा 3। Y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो इट विल बी डिनोटेड एज 3J। नेक्स्ट, R2 इज इक्वल टू 4I, R2 इज इक्वल टू 4I, और 4I का मतलब X एक्सिस के ऊपर दूसरा चार्ज, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज पड़ा है, यहाँ पर आपके पास चार्ज पड़ा है Q1 3I पर, और 4 यूनिट्स 1 2 3 4, तो ये आपके पास पॉइंट है 4I, और यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है, यहाँ पर आपके पास चार्ज पड़ा है Q2 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास चार्ज पड़ा है Q2, और ये पॉइंट है 4 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्स इन मीटर्स, ये वाले जो डिस्टेंस है 3I और 4J। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, आपने जो फोर्स फाइंड करनी है वो Q2 पर फाइंड करनी है, कितनी है। तो रिक्वायर्ड जो आपसे पोर्शन है या जो आपसे पूछा गया है टू फाइंड, तो उसमें आपने ये लिखना है रिक्वायर्ड द फोर्स ऑन चार्ज Q2। और कूलम्स लॉ को ज़रा एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करें और देखें कि फ़ोर्स जो दूसरे चार्ज के ऊपर लगती है वो क्या है। उस फोर्स को हम कहते थे फोर्स 2-1। तो ये फोर्स आपने फाइंड करनी है। मतलब कहने का ये है कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज हमारे पास Q2, Q1 से Q2 की तरफ जो फोर्स लग रही है, तो हमने फाइंड क्या करना है कि Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस फोर्स को हम नाम क्या देते हैं F21। अब हम सबसे पहले काम सॉल्यूशन स्टार्ट ही करेंगे, हम डायग्राम को भी नहीं देखेंगे, हम सॉल्यूशन के अंदर फार्मूला पहले डिस्कस करते हैं कि हमें आखिर कौन कौन सी चीज़ें इसमें पुट करनी है। तो फार्मूला मैं F21 के लिए लिखूँगा, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R square into R
कैप और ये आर कैप किसका 2 1 का। मतलब मुझे जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो रिक्वायर्ड हैं के कांस्टेंट, ये हमें पता है, डाटा में ना भी गिवन हो, दैट इज़ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट हो जाएगा। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁴, Q2 ये रहा Q2 5 × 10⁻⁵ आर स्क्वायर, वो तो हमें R1 और R2 की फॉर्म में गिवन है। सो सबसे पहला काम इस आर स्क्वायर को फाइंड करना है और इस आर का असल में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के साथ साथ हमें ये R21 भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो R21 भी फाइंड करते हैं, वो यूनिट वेक्टर भी, और साथ हम आर का मैग्नीट्यूड भी देखते हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड आर विल बी इक्वल टू, ये जिसे आप R21 भी कह सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2, कि हम R1 में से R विल बी इक्वल टू R21 था ना, तो आप 2 में से 1 को माइनस कर दें, R2 माइनस R1, R2 विल बी इक्वल टू R2 की वैल्यू 4 आए, R1 की वैल्यू 3J, ये आपने R21 एज ए वेक्टर फाइंड कर लिया। अब वेक्टर फाइंड करने के बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीक़ेकार हमने सीखा है, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर डिवाइडेड और ऊपर स्क्वायर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, x कंपोनेंट i वाला 4, y कंपोनेंट j वाला स्क्वायर के साथ r विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। सारे को सॉल्व कर लें, एक ही फ्लो में सारा सॉल्व कर लेना। इन दोनों को सॉल्व करके लिखें आंसर 25, स्क्वायर रूट ले लें तो r विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। यूनिट मेंशन किए गए थे। स्टेटमेंट को फिर से देखें तो उसमें लिखे हैं द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट मीटर, m लिख दिया मीटर का। नेक्स्ट आपने r तो पुट हो जाएगा 5, स्क्वायर लेके उसको हम 25 भी कर लेंगे। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो फाइंड करनी है वो हमने ये r का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। r यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर ओवर a मैग्नीट्यूड। तो अगर इस चीज़ को पुट करें कि r के लिए क्या होगा, r वेक्टर डिवाइड बाय r मैग्नीट्यूड। r का यूनिट वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड। हम अब इसको वहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे। तो आगे चलते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। F21 इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 10⁻⁹, Q1 10⁻⁴, Q2 5 10⁻⁵, r स्क्वायर, r की वैल्यू 5 स्क्वायर। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपने r कैप पुट करना है। r कैप किसकी इक्वल है, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड। a कैप a वेक्टर a मैग्नीट्यूड, r कैप r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। ओके, r वेक्टर पुट करते हैं। r वेक्टर किसकी इक्वल है, वेक्टर r21 4 आए माइनस 3j डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, दैट इज 5। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट अब आ गई सिंप्लीफिकेशन। मैं ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ करने के हक़ में नहीं होता, मेरी कैलकुलेशन हो जाती है उसके बगैर भी। 5 कैंसिल, 10⁻⁴, 10⁻⁵, -9 प्लस 9 -9 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 9 इंटू 4i माइनस 3j ओवर 5 स्क्वायर एंड दैट इज 25। नेक्स्ट 36i डिवाइडेड बाय 25, 9 4 36, साथ पार्शियल फ्रैक्शन, माइनस 9 3 27 डिवाइडेड बाय 25 j कैप। कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर पे 36 divided by 25, it comes out as
1.44, f is equal to 1.44i minus 27 over 5, 27 divided by 25, it can be written as 1.08j। और यहाँ पर एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ये फोर्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी डील हो रही है, इसके ऊपर आपने ये वेक्टर हेड लगाना नहीं भूलना। और इस फोर्स का नाम क्या था, फोर्स 2-1, तो ये आप साथ ज़रूर मेंशन करें। ये आपने फोर्स को निकाल लिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन को फिर देखते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q2। इन अ सेंस ये आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो फोर्स मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, x कंपोनेंट 1.44 स्क्वायर प्लस माइनस 1.08 स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करें। f इज इक्वल टू 1.44 स्क्वायर प्लस 1.08 स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करें तो आंसर आता है जी हमारे पास 3.24 स्क्वायर रूट 3.24 स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर। और अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। तो ये हो गया जी हमारे पास फोर्स का आंसर। अब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने से पहले आप इस वेक्टर को देखें। ये वेक्टर क्लियरली शो कर रहा है x कंपोनेंट प्लस का है, y कंपोनेंट माइनस का। क्वाड्रेंट रूल पे चलते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक हो गया, दोनों पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, पहले से दूसरे की तरफ फोर्स होगी और फोर्स की डायरेक्शन पहले से दूसरे की तरफ हो तो कुछ यूं बनेगी। और अगर मैं इस लाइन को क्वाड्रेंट में यहाँ से शिफ्ट करूँ तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ, और मेरा रिज़ल्ट भी यही शो कर रहा है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का हमने एंगल निकालना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल कितना बनता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट थीटा आपने फाइंड करना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या है, 360 माइनस 5। ठीक है, तो आप जो एंगल थीटा निकालेंगे, एंगल थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 360 माइनस 5। आपने ये 5 यहाँ पर थीटा फाइंड करना है ना, तो 5 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो इसको आगे सॉल्व करें, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 1.08 डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट 1.44। इस सारे को सॉल्व करते हैं, tan इन 360 माइनस tan इनवर्स। अच्छा, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पूरे स्टेप इसके बाद करें या ना करें। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है और 3 नंबर के न्यूमेरिकल में इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगर आपने कोई एक आधा स्टेप छोड़ भी दें तो ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि जिसके स्टेप्स के नंबर होंगे। बस डाटा आपने ठीक पुट कर दिया, उसके बाद बेशक डायरेक्ट आंसर लिखें। tan इनवर्स 1.08 डिवाइडेड बाय 1.44 ब्रैकेट क्लोज। और अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 323.13। हमारा एंगल है जी थीटा इज इक्वल टू 323.13 डिग्रीज। ये है जी एग्जैक्ट आंसर। बुक पे जो आंसर है दैट इज़ -37 डिग्रीज। ये -37 की क्या सिग्निफिकेंस है, उन्होंने ये एंगल यहाँ से यूँ फाइंड किया है, हमने अपने आंसर में अकॉर्डिंग टू द रूल फाइंड किया है।
फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा ये एंगल कितना आ रहा है, दैट कम्स आउट एज 323.13। बुक पे जो आंसर है वो ये आंसर लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा अगर मैं यूँ कैलकुलेट करता पूरे का पूरा तो ये 360 होता। 360 में से ये पोर्शन 323 निकाल दें, तो 323 निकालें ना तो फिर यहाँ पर 37 बच जाता है। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, तकरीबन 37 डिग्री का। एग्जैक्ट आंसर इसको माइनस करके निकालें तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर इसका लिखा आएगा 36.13 है तो 87, 36.87 माइनस साइन के साथ, जबकि पॉजिटिव में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट कम्स आउट एज 323.13। तो ये था जी आपका पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल, और नेक्स्ट जो इसमें दूसरा है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम, Q2 इज़ इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। Q1 और Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैं उसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये हमारी जी एग्जाम्पल नंबर आ गई 2, पेज नंबर है 5। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू प्लस 16 माइक्रोकूलम। मैंने प्लस इसलिए लिखा कि उन्होंने कहा पॉजिटिव, तो मैंने अपनी आसानी के लिए पहले ही लिख दिया कि आगे कोई मसला ना हो, कोई वैल्यू गलत ना आगे पुट हो जाए सोल्यूशन में। माइक्रो 10-6 कूलम, इसको 1.6 10-5 आप लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट Q2 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 10-6 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है 3 मीटर का। अब डायग्राम भी इसके लिए बनाते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं कि आगे न्यूमेरिकल में क्या है। तो न्यूमेरिकल में कुछ यूँ है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस में से एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस पे रखा और ये डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में है 3 मीटर। एज शोन इन फिगर, उन्होंने फिगर बना दी साथ। फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बाय द 2 चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वो पॉइंट आपने बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 0 है, आपसे रिक्वायर किया गया है वो डिस्टेंस आप बताएं, वो डिस्टेंस बताएं जिस डिस्टेंस के ऊपर E की वैल्यू 0 है। डिस्टेंस वेयर E इज इक्वल टू 0, जहाँ पर E की वैल्यू 0। अब यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। रिपेल करने के केस में एक पॉइंट दोनों के दरमियान में ऐसा होगा जहाँ पर उनका फील्ड 0 होगा। एग्जाम्पल तो यूँ है कुछ, ये एक चार्ज है, इस पे है +1 कूलम का, ये भी चार्ज है +1 कूलम का। इनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक चार्ज रखते हैं पॉजिटिव। किस तरफ मूव करेगा, कहीं पर भी मूव नहीं करने वाला, सेंटर में पड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये चार्ज हमेशा यहाँ पर रहेगा, दोनों साइड से एक जैसी फोर्स लग रही है। यहाँ पर डिस्टेंस 3 मीटर तो 1.5 पे होगा, नो 1.5 पे नहीं है। क्यों, एक तरफ चार्ज की अमाउंट है 16, दूसरी तरफ चार्ज की अमाउंट है 4 माइक्रोकूलम। जब चार्ज सेम नहीं है तो ये डिस्टेंस मिडवे नहीं होगा, कहीं और होगा। ये 16 है ना, ये 16 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है। किसका चार्ज ज़्यादा है, Q1 का ज़्यादा है, तो मतलब वो पॉइंट Q1 से दूर होगा और Q2 के करीब होगा, क्योंकि उसके चार्ज की अमाउंट कम है, उस बेचारे का फील्ड वीक होगा। Q1 बड़ा चार्ज है, इसका वीक स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ कहीं पर ये पॉइंट होगा, इससे आगे इसके पीछे सेंटर में नहीं होगा, सेंटर से आगे Q2 की करीब करीब कहीं पर होगा और Q1 से अवे होगा एज़ कम्पेयर टू Q2। फाइंड करते हैं। अगर मैं ये कहूँ
कि इस पॉइंट पर फील्ड ज़ीरो है। तो फील्ड ज़ीरो होने का मतलब क्या है? फील्ड ज़ीरो होने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट मिडवे, यहाँ पर फील्ड ज़ीरो हो गया, जहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। इसका मतलब ई ज़ीरो होने का मतलब दोनों के लिए ई की वैल्यू इक्वल है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो हम कह देते हैं इसके लिए E1, इसके लिए E2, और हम ये कह रहे हैं E1 इज इक्वल टू E2। नेक्स्ट इसमें हमने पुट करनी है वैल्यू E1 की। E1 के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया? अब उसके बाद ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है। ठीक हो गया? अब हमने पूरा तो नहीं पुट करना, हमने तो थोड़ा सा डिस्टेंस की बात की है ना। हम इस डिस्टेंस को कह लेते हैं d। हम Q2 से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? d का। अगर ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस कितना होगा? Q1 से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो रोकें और यहाँ पर ख़ुद से देखें कि यहाँ पर d की वैल्यू कितनी बनती है। तो टोटल देखें, टोटल डिस्टेंस है 3, उसमें से ये पोर्शन है d, तो बाकी कितना रह जाएगा? 3 माइनस d। ठीक हो गया? टोटल डिस्टेंस 3, इतना पोर्शन d का, तो बाकी क्या रह जाएगा? 3 माइनस d। अब E1 के लिए मैं जब फार्मूला लिखूंगा, E1 के लिए फार्मूला लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। तो r² है, तो आप इसको यूं लिखेंगे 3 माइनस d होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर Q1 E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/d²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 10 माइनस 6/3 माइनस d² इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 4 10 माइनस 6/d², और d² को आप एज सच d² ही पुट करते हैं। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले भी मैं थोड़ी सी अपनी आसानी कर लूँ बच्चों। जब हम इसको लिखेंगे तो 4 और 16 आपस में कैंसिल, 4 4s are 16, और यहाँ पर ना ये ऊपर स्केयर ब्रैकेट के बाहर है, ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर स्केयर यूँ ब्रैकेट के बाहर, 4 4s are 16 और 10 इस पर -10, 10 माइनस 6 10 माइनस 6 से कैंसिल, 4/3 माइनस d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/d²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4d² इज इक्वल टू 3 माइनस d होल स्क्वायर, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस d होल स्क्वायर। नेक्स्ट इस स्क्वायर को ओपन हमने करना है। इस स्क्वायर को ओपन करने के अलावा भी आपके पास एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। आप यहीं पर इसका स्क्वायर रूट ले लें। आप अगर इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं फिर भी ये आपका आंसर इसमें ठीक आ जाता है। तो इट्स अप टू यू, आप उसको किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, हर एक शख्स की अपनी टेक्निक अलग होती है। हम प्रॉपर चलें तो 4d² विल बी इक्वल टू 3² 9 प्लस d² माइनस 6d, a² प्लस b² माइनस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 7d। नेक्स्ट सब उधर शिफ्ट करें पैरामीटर्स, 4d² माइनस d² माइनस प्लस 6d माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन सब के साइन दूसरी तरफ शिफ्ट करके चेंज हो गए, 3d² माइनस d² 3d² प्लस 6d माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने यहाँ पर करनी है जी मिडिल टर्म ब्रेक, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद मिडिल टर्म अगर हम इसकी ब्रेक करें या 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन पहले ले लेते हैं जी, d² प्लस 6 से रह जाएगा 2d
और 9 से रह जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वेयर प्लस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर हमने डिवाइड कर दिया, मिडिल टर्म ब्रेक करें, मिडिल टर्म का फैक्टर मैं बना रहा हूँ 3 और 2 से, डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन लें यहाँ से, d को d कॉमन, d प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, d माइनस 1 इंटू d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आंसर d माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और d प्लस 3 विल बी 0। यहाँ से d विल बी इक्वल टू 1, यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस 3। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये d माइनस 3 आंसर नहीं हो सकता। d इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हमारे पास जी इसका फाइनल आंसर है। तो ये 4 d इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस Q2 से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, 1 यूनिट, क्योंकि मीटर मेंशन नहीं है तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हमारे पास फील्ड 0 होगा। अगर यहाँ से 1 यूनिट बन रहा है तो Q1 वाली साइड से कितना बनेगा, 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, Q2 से 1 मीटर है तो Q1 से कितना होगा, इट विल बी 2 मीटर्स अवे। माइनस 3 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस के केस में नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। तो ये थी आपका जी दूसरी एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं जी तीसरी एग्जांपल बुक की एग्जांपल नंबर 3 बुक के पेज नंबर 18 पर है। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 18 पे, और इसका ये आपके पास पूरा ओवरव्यू है, आप इसको एक दफ़ा नोट कर लें, वीडियो रोक के ना, यहाँ पर आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3 पर। एग्जांपल नंबर 3 का डाटा, एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच मैग्नीट्यूड q, 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच मैग्नीट्यूड q, कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, दोनों ऑपोजिट हैं और दोनों का चार्ज की अमाउंट सेम है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d, एक चार्ज q1, एक दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2d। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेपरेशन का 2d है तो मिड वे के ऊपर ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो जाएगा, d, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा। मिड वे है ना, दोनों के बिल्कुल दरमियान में। What the electric potential at the point P midway between them, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पर बतानी है, इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर V की वैल्यू कितनी है ये बताना है। और मिडवे है ना, दोनों चार्जेस की अमाउंट 0 इक्वल है, तो E को क्या करेगा, कैंसिल आउट। जब E और E एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी। क्यों, दोनों पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। जब E 0 होगा तो V की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 होगी। तो वैसे तो हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम 2 चार्जेस की जब बात करेंगे तो हम यूँ कहते हैं कि हम पहले चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है उसको V1 कह लेंगे, दूसरे चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है उसको हम कह लेंगे V2। पहले चार्ज के लिए V1 और दूसरे के लिए V2, और हमने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। और डेल्टा V को फाइंड करने के लिए हम क्या तरीक़ेकार यूज़ करेंगे, डेल्टा V विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। डेल्टा V फाइंड करने के लिए V2 माइनस V1, और डेल्टा V विल बी इक्वल टू V2 के लिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे, V2 के लिए वैल्यू पुट होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D। 2D नहीं पुट करना। 2D क्यों नहीं पुट करना, 2D यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है, मिड वे तक यहाँ डिस्टेंस D और ये भी डिस्टेंस D, दोनों को ऐड करें 2D पूरा हो जाता है। माइनस V1 के लिए लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D, दोनों को कैंसिल कर दें क्योंकि सिमिलर है,
तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0। तो इस मिडवे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, 0। इसको फाइंड करने के लिए आप सहारा अपने कॉन्सेप्ट का भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल है तो उसको प्रॉपर सॉल्व करना होता है, तो ये इसका तरीक़ेकार। नेक्स्ट, इससे पहले कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल करवाऊँ जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 12.4 एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन मेरे अपने जहन में है, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हों तो चार्ज 1 कूलम बनता है। अजीब सा क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन हो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जी 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। अगर हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज हो, हमारे पास जो टोटल अमाउंट कितनी है चार्ज की, 1 कूलम, तो हमने बताना ये है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, सो यू हैव टू टेल हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन टू क्रिएट चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो स्टार्ट करते हैं। हम ये कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹, 2 होंगे तो कितने हो जाएंगे 3.2 10⁻⁹, 3 होंगे तो कितने हो जाएंगे 4.8 10⁻⁻⁹, 5 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7 × 10⁻⁻⁹ एंड सो ऑन। बड़ा लंबा तरीक़ेकार है, यूँ बैठ के सॉल्व करने बैठ गए ना तो ये हमसे इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो इसके लिए आसान हल, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यूँ है, टोटल चार्ज 1 कूलम, एक 1.6, 10 हम बुक्स कुछ खरीद रहे हैं, एक टोटल उनकी अमाउंट 100 बन रही है। एक बुक की प्राइस आपको गिवन है 5, कितनी बुक्स खरीदेंगे 20 खरीद लेंगे, 20 परचेजिंग पावर हमारी 20 की होगी। एक के चार्ज 1.6, टोटल का चार्ज कितना है 1 कूलम। तो अगर आपने यहाँ से तादाद फाइंड करनी हो तो तादाद किस तरह फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों की वैल्यूज पुट करें, n इज इक्वल टू q, टोटल चार्ज 1 कूलम, q 1.6 10⁻⁻⁹, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.6 e-19, और इसको अगर देखें तो तकरीबन n इज़ इक्वल टू 6.25 10⁻18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हों तब जाकर हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है 6.25 10⁻18। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया नहीं है। 10th क्लास चैप्टर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 13, उसका पहला न्यूमेरिकल यही था। नेक्स्ट चलें जी अब पार्ट एग्जांपल नंबर 12.4 पे, तो इसको हम रेज कर देते हैं जी। एग्जांपल नंबर 4, अब एग्जांपल नंबर 4 हमें ये बड़ा इसमें ना हेल्पफुल होगा कि चार्ज के अमाउंट और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एग्जांपल नंबर 4 है जी, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल है, इसके पास चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 10⁻⁹, 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, करें ना 1.6 को मल्टीप्लाई 2 से 3.2 10⁻⁻⁹ फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो डाटा यहाँ लिखते हैं अपना। डाटा के अंदर सबसे पहले आ गया जी चार्ज हमें गिवन है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, q इज इक्वल टू 2e, falls through a potential difference of 3 volt, delta V is equal to 3 volt, calculate the energy acquired by it। required है जी, एक कितनी एनर्जी को एक्वायर करेगा, मूव कर रहा होगा, काइनेटिक होनी चाहिए पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है ना, तो मूव करते वक्त जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। चार्ज मूव कर रहा है, मास वेलोसिटी नहीं गिवन। आपने इलेक्ट्रिकल मेथड निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q डेल्टा वी।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपने पुट करनी है 2 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा V की जगह आपने पुट करना है 3 वोल्ट, वैल्यू 2E की पुट करें 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 3 2 6 16 6 96. So kinetic energy will be equal to 9.6 10⁻⁻19 और यूनिट जॉल। क्यों? इलेक्ट्रॉन चार्ज कूलम वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। ठीक है, कूलम चार्ज का यूनिट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जाउल। इसका आप टॉपिक देखें तो आपको ये यूनिट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गई जी हमारी 4 एग्जांपल्स। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर मज़ीद 5 और 6 2 एग्जांपल्स रह गई, इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ भी हम स्टार्ट कर देंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के हैं। और तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।